विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की या शिक्षण के स्मृति स्तर की। यह विषय वस्तु यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र एमएड, बीएड और सीटेट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के स्तर के अनुसार, कंटेंट की नेचर के अनुसार अपने शिक्षण को 3 स्तरों पर प्रेजेंट करता है। ये 3 स्तर हैं: मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में विस्तार से मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर के शिक्षण को लोअर लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है क्योंकि ये एक थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग होता है। प्राय इसका इस्तेमाल हम छोटी कक्षाओं के लिए या लोअर क्लासेस के लिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के शिक्षण में थिंकिंग एबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रही होती है। मेमोरी लेवल पर टीचिंग का एक प्रतिमान हर्बर्ट ने दिया है। आगे की स्लाइड में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। स्टेजेस ऑफ मेमोरी को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि इस स्तर पर शिक्षण होता कैसे है। वे ये कहते हैं कि मेमोरी लेवल का जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य है छात्रों को तथ्यपूर्ण सामग्री की स्मृति कराना। इससे अतिरिक्त इस स्तर का शिक्षण बहुत उपयोगी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी की। स्टेजेस ऑफ मेमोरी की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। मैं 2 प्रकार की व्याख्या करने का प्रयास इस वीडियो में कर रही हूँ। मेमोरी की 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं। एक है मेमोरी एनकोडिंग, दूसरी है मेमोरी स्टोरेज और तीसरा है मेमोरी रिट्रीवल। मेमोरी एनकोडिंग का मतलब है when information comes into our mind from sensory input। ये सेंसरी इनपुट 3 तरीके के हो सकते हैं। एक है विजुअल, दूसरा एकॉस्टिक और तीसरा है सीमेंटिक। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई फोन नंबर याद करना है तो विद्यार्थी क्या करेगा, सबसे पहले उस फोन नंबर को फोन बुक में देखेगा, विजुअल्स। उसके बाद उस फोन नंबर को दोहराएगा, साउंड या ऑकेस्टिक, और उन दोनों में एसोसिएशन स्थापित करेगा तो उसे वो फोन नंबर याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जो मीनिंगफुल फैक्ट होंगे वो याद होंगे, यानी कि विद्यार्थी इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करता है, साउंड का इस्तेमाल करता है या एकॉस्टिक का इस्तेमाल करता है या उनके मीनिंग को समझने का प्रयास करता है। दूसरी स्टेज है मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज का तात्पर्य है हाउ लॉन्ग we can store and how much we can store, means duration of memory and capacity of memory, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी स्टेज है मेमोरी की, वो है रिट्रीवल ऑफ द मेमोरी या मेमोरी रिट्रीवल। जो कुछ भी स्टोर किया है जब तक वो रिट्रीव नहीं होता, बाहर नहीं आता, पता नहीं लगा सकते कि वो मेमोरी में है या नहीं है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर हुआ है उसे आप तुरंत ही रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर हुआ है उसको आप कुछ समय बाद या लंबे समय बाद भी बाहर निकाल सकते हैं, आउट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज की संभावना तभी होती है जब एसोसिएशन ऑफ द फैक्ट होगा और जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होगी तभी वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है या बाहर निकाली जा सकती है। मनोविज्ञान में मेमोरी की ये 3 स्टेजेस बताई गई हैं। पहली है लर्निंग, दूसरी है रिटेंशन और तीसरा है रिकॉल। लर्निंग मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर कैसे मॉडिफाई हो रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से मॉडिफाई हो रहा है। और अनुभव कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन से प्राप्त हो रहे हैं। मे बी वो विजुअल हो सकते हैं, साउंड हो सकती है और कोई और तरीका भी हो सकता है। और जो भी हमने अनुभव प्राप्त किए हैं उनका रिटेन होना बहुत जरूरी है और रिटेन अनकॉन्शियस माइंड में रिटेन होना बहुत जरूरी है। तीसरी स्टेज है रिकॉल। जो कुछ भी हमने अनकॉन्शियस माइंड में या चेतन मन में रिटेन किया है, जरूरत पड़ने पर उसको हम रिकॉल कर सकें, उसका हम प्रत्यास्मरण कर सकें या उसे हम बाहर निकाल सकें। तो ये 3 स्टेजेस मेमोरी की बताई गई हैं। एक है मेमोरी एनकोडिंग, मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी रिट्रीवल एंड लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉल। स्मृति कई प्रकार की होती है। पहली है इमीडिएट मेमोरी, जिससे तत्काल याद करके रिकॉल करना हो, उसे कहते हैं इमीडिएट मेमोरी।
दूसरा है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो है जिसे कुछ समय अंतराल बाद रिकॉल करना हो, उसे कहते हैं परमानेंट मेमोरी। एक्टिव मेमोरी, जिसे याद करने के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ता हो, उसे एक्टिव मेमोरी कहा जाता है, जैसे आंसर इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है पैसिव मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति में बिना एफर्ट्स के कुछ भी याद करना हो तो उसे कहते हैं पैसिव मेमोरी, जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है पर्सनल मेमोरी, कि अपने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को याद करना, यदा कदा हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, वो है पर्सनल मेमोरी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल मेमोरी। इंटरपर्सनल मेमोरी, जब भी हमें कुछ याद करना हो तो किसी बुक या किसी पर्सन का सहारा लेना हो, कि फलां किताब के पृष्ठ संख्या इतने पर ये लिखा है, या फलां व्यक्ति ने इस सन में ये कहा था, यह है इंटरपर्सनल मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हमें कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो जाती है कुछ टास्क के लिए, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल मेमोरी। जैसे हम कार चला रहे हैं और कार चलाने के लिए हमें याद नहीं करना पड़ता कि हमें चाबी लगानी है, हमारी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो चुकी होती है। नेक्स्ट है रोट मेमोरी, क्रैमिंग फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो है रोट मेमोरी। जब हमें समझ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है और रिकॉल करने के लिए याद करना है। लास्ट है लॉजिकल मेमोरी, जब कुछ भी चीज को मेमोराइज करने के लिए हमें इंटेलेक्ट का सहारा लेना पड़ता हो या इंटेलेक्ट को प्रयोग करना पड़ता हो तो उसे हम कहते हैं लॉजिकल मेमोरी। हर्बर्ट के इस प्रतिमान का लक्ष्य है छात्रों के अंदर मेंटल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग देना और फैक्ट की नॉलेज देना, और फैक्ट की नॉलेज देने के लिए भी ये विशेष रूप से एम्फेसिस डालता है क्रैमिंग ऑफ द फैक्ट के ऊपर। भी नॉलेज बच्चे को मिली है उसको वो रिटेन कर पाए, ये भी हर्बर्ट के इस प्रतिमान का फोकस है। और उसी के साथ साथ रिटेन करने पर जब जरूरत पड़े तो जो कुछ भी उसने रिटेन किया है अनकॉन्शियस माइंड में उसको वो रिकॉल कर सके। ये सभी हर्बर्ट के इस प्रतिमान के मुख्य उद्देश्य हैं। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के प्रतिमान में शिक्षण अधिगम संरचना यानी सिंटेक्स के 5 पद बताए हैं। इसमें पहला पद है प्लानिंग। इस पद में शिक्षक द्वारा छात्रों को न्यू नॉलेज देने के लिए तैयार किया जाता है। इस हेतु शिक्षक छात्रों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करता है। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है प्रेजेंटेशन। इस स्टेप में स्टूडेंट्स की मेंटल एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जाता है जिससे वे सीखने के लिए तत्पर होते हैं। इन दिस स्टेप टीचर ट्राइज टू डिराइव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। शिक्षक अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से प्राप्त करता है तो न्यू नॉलेज व प्रीवियस नॉलेज में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। इस प्रतिमान का तीसरा स्टेप है कंपैरिजन। हर्बर्ट ने इस पद को एसोसिएशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन भी कहा है। अब इस पद में शिक्षक 2 फैक्ट, दो इवेंट, 2 सब्जेक्ट के बाद रिलेशनशिप व कंपैरिजन करता है जिससे न्यू नॉलेज अधिक स्पष्ट होती है और स्थायी होती है। संरचना का अगला स्टेप है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। इस पद में स्टूडेंट को ये अवसर दिए जाते हैं जिससे वे कोई प्रिंसिपल व लॉ बनाएं जिसका प्रयोग वो भावी जीवन में कर सकते हैं। जैसे पीपल की पत्ती हरी है या नीम की पत्ती हरी है या कोई और पत्ती हरी है तो स्टूडेंट एक लॉ बना लेता है, जनरलाइज कर लेता है कि सभी पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का अंतिम पद है एप्लीकेशन। इस पद में प्रश्न के माध्यम से ये वेरीफाई किया जाता है कि जो सीखा हुआ ज्ञान है या जो न्यू नॉलेज है वो किन्हीं और परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से एक तो ज्ञान जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो परमानेंट होती है और जो लॉज हमने बनाए हैं, जो स्टूडेंट ने लॉज बनाए हैं वो वेरीफाई भी हो जाते हैं।
इस प्रतिमान के सोशल सिस्टम की बात करते हैं या टीचर और टॉट के रिलेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो टीचर का रोल होता है वो ज़्यादा प्राइमरी होता है और टीचर एक्टिव होता है क्योंकि वही इंफॉर्मेशन को और कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है। इसी के साथ साथ वो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट देना है, इन सभी एस्पेक्ट पर टीचर का ही कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रतिमान के सपोर्ट सिस्टम की, यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम की। यदि मेमोरी लेवल पर जब शिक्षण कार्य हो रहा होता है तो ओरल और रिटन दोनों ही प्रकार से एग्जाम लिए जा सकते हैं या इवैल्यूएशन किया जा सकता है। और जो इवैल्यूएशन में टेस्ट बनाया जाएगा वो रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप ही बनाया जाएगा, क्योंकि मेमोरी लेवल के प्रतिमान का उद्देश्य होता है या इस स्तर पर जब शिक्षण किया जा रहा होता है तो उसका उद्देश्य होता है हाउ टू रिटेन, आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं या छात्र कितना रिटेन कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को। तो इसको चेक करने के लिए रिकॉल टाइप के टेस्ट ही बनाए जाते हैं और ऐसे टाइप भी बना सकते हैं, और लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि फैक्ट को आइडेंटिफाई करना या फैक्ट को चेक करना इस मेथड से आसान होता है।